हेलो दोस्तों, मैं नेहा हूँ स्कॉट क्लेवर से आपके इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। आज के इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम द हिंदू के अप्रैल 1, 2026 के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स को कवर करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम कर रहे हैं ये एक बहुत ही शॉर्ट ब्रेकडाउन है। डेली एडिटोरियल्स का एक बहुत ही डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट में एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा जाता है और हर फ्रेज के लिए उसकी वोकैबुलरीज, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी जाती है। इसके अलावा सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल का टोन भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इतना ही नहीं, हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी वेबसाइट पर है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही स्कॉट क्लेवर आपको डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज के बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस होते हैं। ये पीडीएफ स्कॉट क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, मेरा आप सबको एक छोटा सा सुझाव है। जब भी हम एडिटोरियल पढ़ें और आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज। वीडियो को बीच में रोके हर सेंटेंस को अच्छे से एनालाइज करें और हाँ, मीनिंग समझने के बाद सेंटेंस को 2 बार थोड़ा जोर से पढ़ें। अगर आप बिगिनर्स हैं और अगले 6 महीने तक ऐसा करते हैं तो मेरा विश्वास मानिए, आपकी इंग्लिश नॉलेज ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए पूरे जोश के साथ आज का पहला एडिटोरियल शुरू करते हैं। आज के पहले एडिटोरियल का टाइटल है अ बुली ब्लिंक्स ऑन द यूएस एंड क्यूबा। एक धौंस जमाने वाला पलक झपकाता है, यानी पीछे हटता है यूएस और क्यूबा के मुद्दे पर। बुली का मतलब होता है दूसरों को डराने वाला या दादागिरी करने वाला। सब टाइटल है रशियन शिप ब्रेक्स यूएस ब्लॉकेड टू हेल्प फ्यूल स्टार्व्ड क्यूबा। रूसी जहाज ने ईंधन की कमी से जूझ रहे क्यूबा की मदद करने के लिए यूएस की नाकाबंदी तोड़ दी। ब्लॉकेड का मतलब है किसी देश की घेराबंदी या नाकाबंदी कर देना ताकि वहां कोई सामान न पहुंच सके। चलिए अब कंटेंट को फ्रेज बाय फ्रेज समझते हैं। Ever since US President Donald Trump began his second term in office, जब से US President Donald Trump ने ऑफिस में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है, his administration's conduct of foreign policy, उनके प्रशासन का विदेश नीति का संचालन, has been that of a schoolyard bully, एक schoolyard bully जैसा रहा है, यानी एक ऐसे बच्चे की तरह जो स्कूल के मैदान में दूसरों पर धौंस जमाता है। This is particularly true in 2026. ये विशेष रूप से 2026 में सच है। When the US launched attacks on 2 oil-rich countries, जब US ने तेल से समृद्ध 2 देशों पर हमले शुरू किए, वेनेजुएला और ईरान पर। The first was on the blatantly false pretext. पहला हमला पूरी तरह से झूठे बहाने पर था। Blatantly मतलब खुलेआम या बेशर्मी से, और pretext मतलब बहाना। Of terming President Nicolas Maduro the head of a drug cartel. प्रेसिडेंट निकोलस मड्यूरो को एक ड्रग कार्टेल का मुखिया करार देने का। ड्रग कार्टेल यानी नशीली दवाओं का अवैध व्यापार करने वाला बहुत बड़ा गिरोह। एंड द सेकंड वाज एट द इंस्टेंस ऑफ इजराइल, और दूसरा हमला इजराइल के कहने पर या उसके इशारे पर किया गया था। As with schoolyard bullies everywhere, जैसा कि हर जगह schoolyard bullies के साथ होता है, the Trump administration recognizes no rules. Trump प्रशासन किसी भी नियम को नहीं मानता है and mistakes the absence of violent resistance और हिंसक विरोध की अनुपस्थिति को गलती से मान लेता है for proof of its strength, अपनी ताकत का प्रमाण। The strangling of Cuba is a case in point. क्यूबा का गला घोटना इसका एक सटीक उदाहरण है। Strangling का मतलब है गला दबाना या पूरी तरह से किसी को कुचल देना। After seizing Venezuela's energy assets, वेनेजुएला की ऊर्जा संपत्तियों को जब्त करने के बाद, abducting its president, उसके राष्ट्रपति का अपहरण करने के बाद, and cutting off Venezuelan oil supply to Havana, और हवाना को जाने वाली वेनेजुएलन तेल आपूर्ति को काटने के बाद, हवाना यहाँ क्यूबा की राजधानी है, जिसे क्यूबा के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। The US threatened countries such as Mexico, US ने मेक्सिको जैसे देशों को धमकी दी that sought to step into the breach, जिन्होंने इस कमी को पूरा करने की कोशिश की। Step into the breach एक इडियम है जिसका मतलब है किसी की जगह लेना या मदद के लिए आगे आना। And imposed a de facto naval blockade on Cuba, और क्यूबा पर एक de facto नौसैनिक नाकाबंदी लगा दी। De facto का मतलब होता है वास्तव में या हकीकत में, भले ही वो कानूनी रूप से न हो। Leading to a severe fuel crunch, जिससे ईंधन का गंभीर संकट पैदा हो गया।
क्रंच मतलब भारी कमी और अक्यूट डिस्ट्रेस फॉर ऑर्डिनरी क्यूबन्स और आम क्यूबन्स के लिए भारी संकट उत्पन्न हो गया। अक्यूट मतलब बहुत ज्यादा या तीव्र। दिस बिहेवियर, ये व्यवहार, जस्टिफाइड बाय मिस्टर ट्रंप एज एन अटेम्प्ट, जिसे मिस्टर ट्रंप द्वारा एक प्रयास के रूप में सही ठहराया गया। जस्टिफाइड मतलब किसी बात को सही साबित करना। टू टेक ओवर क्यूबा एंड रिमूव इट्स डेकेड्स लॉन्ग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, क्यूबा पर कब्जा करने और उसकी दशकों पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को हटाने का। इस पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी सो नेकेडली इंपीरियन, एक ऐसी रणनीति का हिस्सा है जो इतने खुले तौर पर साम्राज्यवादी है। इंपीरियल मतलब किसी दूसरे देश पर कब्जा करने या अपनी सत्ता थोपने वाला। दैट इट हैज बीन टर्म्ड द डॉनरो डॉक्ट्रिन, जो कि एक क्रूड प्ले ऑन द ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द यूएस हेमिस्फेरिक डोमिनेंस फॉर 2 सेंचुरीज, जो कि यूएस के अर्धगोलाकार प्रभुत्व के मूल साधन पर एक भद्दा मजाक है 2 सदियों से। यहाँ लेखक मुनरो डॉक्ट्रिन का मजाक उड़ाते हुए इसे डॉनरो डॉक्ट्रिन कह रहे हैं, क्योंकि मुनरो डॉक्ट्रिन के तहत अमेरिका अपने आसपास के देशों पर प्रभाव बनाए रखता था। Yet the bully's power is often brittle, फिर भी धौंस जमाने वाले की ताकत अक्सर कमजोर होती है। ब्रिटल मतलब आसानी से टूटने वाला या नाजुक। एंड होल्ड्स ओनली until someone calls the bluff, और ये तभी तक टिकती है जब तक कोई उसकी खोखली धमकी को चुनौती नहीं देता। कॉल द ब्लफ एक बहुत अच्छा फ्रेज है जिसका मतलब है किसी की झूठी धमकी का पर्दाफाश करना। When Russia, Cuba's ally since the Soviet era, जब रशिया ने, कूबा जो सोवियत युग से कूबा का सहयोगी है, dispatched a tanker, Anatoly Kolotkhin, एक टैंकर एनाटोली कोलोटकिन को भेजा एज ह्यूमैनिटेरियन एड टू फ्यूल स्टार्व्ड क्यूबा, ईंधन की कमी से जूझ रहे क्यूबा को मानवीय सहायता के रूप में। इट ऑल्सो टेस्टेड द विल ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसने ट्रंप प्रशासन की इच्छा शक्ति का भी परीक्षण किया। टू इंटरडिक्ट अ शिप ओन्ड बाय अनदर न्यूक्लियर पावर, एक और अन्य परमाणु शक्ति के स्वामित्व वाले जहाज को रोकने की। द टैंकर अराइव्ड विदाउट इंसिडेंट, वो टैंकर बिना किसी घटना के पहुंच गया। द यूएस इट टर्न्स आउट डिड नॉट पुश बैक, ये पता चलता है कि यूएस ने पीछे धकेलने की कोशिश नहीं की। एंड द ब्लफ नाउ स्टैंड्स एक्सपोज्ड, और वो खोखली धमकी अब बेनकाब हो गई है। इवन इफ बाय अ कंट्री दैट हैज इटसेल्फ डिस्प्लेड सिमिलर बिहेवियर, भले ही ये एक ऐसे देश द्वारा किया गया हो जिसने खुद ऐसा ही व्यवहार प्रदर्शित किया है। इन नेबरिंग यूक्रेन, पड़ोसी देश यूक्रेन में। क्यूबा's फ्यूल क्राइसिस हैज नॉट एंडेड, क्यूबा का ईंधन संकट खत्म नहीं हुआ है। एंड द थ्रेट ऑफ अमेरिकन अटैक स्टिल हैंग्स, और अमेरिकी हमलों का खतरा अभी भी मंडरा रहा है ओवर द सोशलिस्ट गवर्नमेंट लेड बाय प्रेसिडेंट मिगेल दियाज कैनल, प्रेसिडेंट मिगेल दियाज कैनल के नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार पर। बट रशिया's टाइमली हेल्प रिवील्स, लेकिन रशिया की समय पर की गई मदद ये दिखाती है दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नीड नॉट सिंपली एंड्योर द ट्रंप एरा, कि बाकी की दुनिया को केवल ट्रंप युग को सहने की जरूरत नहीं है। एंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहना। एज दिस एडमिनिस्ट्रेशन गोज अबाउट ब्रेकिंग, जबकि ये प्रशासन तोड़ता जा रहा है एवरी एक्सेप्टेड टेनेट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के हर स्वीकृत सिद्धांत को। टेनेट का मतलब होता है सिद्धांत या उसूल। फॉर ऑल इट्स फ्लॉज एज अ वन पार्टी स्टेट, एक पार्टी वाले राज्य के रूप में अपनी सभी खामियों के बावजूद, फ्लॉज मतलब कमियां या गलतियां, क्यूबा हैज बीन एन अवाउड मेंबर ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, क्यूबा गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक घोषित सदस्य रहा है। अवाउड मतलब खुले तौर पर स्वीकार किया हुआ। हैज शोन सॉलिडारिटी विद द ग्लोबल साउथ, उसने ग्लोबल साउथ के साथ एकजुटता दिखाई है। सॉलिडारिटी मतलब समर्थन या एकजुटता, और ग्लोबल साउथ का मतलब है दुनिया के विकासशील देश। बाय डिप्लॉइंग वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स फॉर मेडिकल प्रोग्राम्स, चिकित्सा कार्यक्रमों के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित डॉक्टरों को तैनात करके अक्रॉस पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में। एंड हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मटीरियली टू एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स फॉर डेकेड्स, और दशकों तक उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों में भौतिक रूप से योगदान दिया है। इट इज टाइम अदर कंट्रीज रीपेड द क्यूबन्स, अब समय आ गया है कि अन्य देश क्यूबन्स को चुकाएं बाय शोइंग द विल टू ब्रेक द अमेरिकन ब्लॉकेड, अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़ने की इच्छा शक्ति दिखाकर, एंड कंटिन्यू सॉवरन ट्रेड एंड कॉमर्स विद क्यूबा, और क्यूबा के साथ संप्रभु व्यापार और वाणिज्य जारी रखकर। सॉवरन मतलब आजाद या स्वतंत्र, जिस पर किसी और का अधिकार न हो। असर्टिंग देयर राइट टू डू सो, ऐसा करने के अपने अधिकार का दावा करते हुए। असर्टिंग मतलब मजबूती से अपनी बात रखना। आफ्टर ऑल द इंटरनेशनल ऑर्डर होल्ड्स ओनली, आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था केवल तभी टिकती है व्हेन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एक्सेप्ट दैट माइट डज नॉट ऑलवेज मेक राइट, जब इसके घटक ये स्वीकार करते हैं कि ताकत हमेशा सही नहीं होती। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला एडिटोरियल। अगर हम इसकी टोन की बात करें तो इस एडिटोरियल का टोन क्रिटिकल है।
क्रिटिकल टोन तब होता है जब लेखक किसी सरकार, नीति या व्यक्ति की कड़ी आलोचना करता है। यहाँ लेखक ने यूएस सरकार के रवैये की खुलकर आलोचना की है और उन्हें एक स्कूल यार्ड बुली कहा है, इसलिए इसका टोन बिल्कुल क्रिटिकल है। आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही खास और एनर्जेटिक अपडेट है। अगर आप अपनी वोकैबुलरी को लेकर परेशान हैं, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करें। दोस्तों, इस ऐप की मदद से वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स याद करना एकदम बच्चों का खेल हो जाता है। इस ऐप में एक बहुत ही यूनिक और न्यू लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स एक बार याद कर लें, उसे वो कभी नहीं भूलेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये ऐप ये प्रिडिक्ट कर लेता है कि एस्पिरेंट्स किसी सीखी हुई इन्फॉर्मेशन को कब भूलने वाले हैं और उसी के अनुसार समय समय पर रिवीजन करवाता है। तो आप जो भी सीखेंगे उसे भूलने का कोई चांस नहीं है। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ। आज के दूसरे एडिटोरियल का टाइटल है अनएक्सपेक्टेड सर्ज ऑन इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अप्रत्याशित उछाल भारत के औद्योगिक विकास पर। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद न हो, और सर्ज मतलब अचानक से होने वाला बड़ा उछाल या बढ़ोतरी। सब टाइटल है द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाइवर्जेस फ्रॉम प्रीवियस डेटा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पिछले डेटा से अलग दिशा में जा रहा है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या IIP एक इंडिकेटर है जो देश में फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में होने वाले प्रोडक्शन की ग्रोथ को मापता है। डाइवर्जेस का मतलब होता है अलग दिशा में जाना। चलिए कंटेंट पर आते हैं। इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ हेल्ड अ पॉजिटिव सरप्राइज इन February 2026। भारत के औद्योगिक विकास ने फरवरी 2026 में एक सकारात्मक आश्चर्य दिया, कमिंग इन एट 5.2%, जो 5.2% पर रहा। मार्जिनली फास्टर देन द ग्रोथ इन जनवरी, जो जनवरी की वृद्धि से थोड़ा ही तेज था। मार्जिनली मतलब बहुत ही मामूली अंतर से। अपार्ट फ्रॉम नवंबर एंड दिसंबर लास्ट ईयर, पिछले साल के नवंबर और दिसंबर को छोड़कर फरवरीज इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, फरवरी का औद्योगिक प्रदर्शन एज मेजर्ड बाय द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जैसा कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा मापा गया है, वॉज द बेस्ट इन नियरली 2 years, लगभग 2 वर्षों में सबसे अच्छा था। वाई दिस वॉज अ सरप्राइज वॉज बिकॉज, ये एक आश्चर्य क्यों था? इसका कारण ये था कि दिस परफॉर्मेंस डाइवर्जेस क्वाइट शार्पली। ये प्रदर्शन काफी तेजी से अलग दिशा में जाता है फ्रॉम व्हाट वाज इंडिकेटेड बाय द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, उस बात से जो 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक द्वारा दर्शाई गई थी। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज अर्थव्यवस्था के 8 सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स के प्रोडक्शन को मापता है, रिलीज्ड अर्लियर दिस मंथ, जिसे इस महीने की शुरुआत में जारी किया गया था। दी 8 कोर सेक्टर्स, वो 8 प्रमुख क्षेत्र, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, कोल, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली saw their combined growth slow to 2.3% इन फरवरी। उन्होंने फरवरी में अपनी संयुक्त वृद्धि को 2.3% तक धीमा होते देखा, अबाउट हाफ द ग्रोथ रेट इन जनवरी, जो जनवरी की वृद्धि दर का लगभग आधा था। These core sectors have a weightage of about 40% in the IIP. इन प्रमुख क्षेत्रों का IIP में लगभग 40% का भार या महत्व है। वेटेज मतलब किसी चीज का कितना हिस्सा या इम्पैक्ट है। And so the expectation was, और इसलिए ये उम्मीद थी कि that they would drag the IIP down too, वे IIP को भी नीचे खींच लाएंगे। Yet something else happened, फिर भी कुछ और ही हुआ। This would imply that sectors outside the core ones did well. इसका मतलब ये होगा कि मुख्य क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया। Imply मतलब इशारा करना या मतलब निकालना। Most notably the manufacturing sector in the IIP. विशेष रूप से IIP में विनिर्माण क्षेत्र ने। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी वो क्षेत्र जहां कच्चा माल इस्तेमाल करके चीजें बनाई जाती हैं, saw growth accelerate to a respectable 6% in February. फरवरी में वृद्धि को तेज होकर एक सम्मानजनक 6% तक पहुंचते देखा। एक्सेलरेट मतलब तेज होना। द कैपिटल गुड्स सेक्टर्स ग्रोथ एक्सेलरेटेड, पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र की वृद्धि तेज हुई। कैपिटल गुड्स वो भारी मशीनें या उपकरण होते हैं जिनका उपयोग दूसरे सामान बनाने के लिए किया जाता है।
टू अ 28-month हाई ऑफ 12.5%, 28 महीनों के उच्चतम स्तर 12.5% तक, ऑन एन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ 8.1%, 8.1% के पहले से ही मजबूत आधार पर। These are good signs for labor and capital. ये श्रम और पूंजी के लिए अच्छे संकेत हैं। What is more concerning is, जो अधिक चिंताजनक बात है वो ये है कि some elements of consumer demand की उपभोक्ता मांग के कुछ तत्व are going in the opposite direction, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। Consumer durables grew 7.3%, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में 7.3% की वृद्धि हुई। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो सामान होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। बट कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स कॉन्ट्रैक्टेड 0.6%, लेकिन गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं 0.6% सिकुड़ गईं। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स वो सामान होते हैं जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, जैसे बिस्किट, साबुन, शैम्पू। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है सिकुड़ना या नेगेटिव ग्रोथ होना। द सेकेंड कंसेक्यूटिव मंथ ऑफ श्रिंकेज, ये सिकुड़न का लगातार दूसरा महीना है। इट हैड कॉन्ट्रैक्टेड इन February लास्ट ईयर एज वेल, ये पिछले साल फरवरी में भी सिकुड़ा था। सो दिस वॉज नॉट अ स्टेटिस्टिकल अनोमली, इसलिए ये कोई सांख्यिकीय विसंगति नहीं थी। स्टेटिस्टिकल अनोमली का मतलब है आंकड़ों में कोई अजीब या असामान्य गड़बड़ी होना। इन जनरल, स्पेंडिंग ऑन नॉन ड्यूरेबल्स, आमतौर पर गैर टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च करने में, इन्वॉल्व्स ग्रेटर डिस्क्रिशन ऑन अ डे टू डे बेसिस। दिन प्रतिदिन के आधार पर अधिक विवेक या मर्जी शामिल होती है। डिस्क्रिशन मतलब अपनी मर्जी या सूझबूझ से फैसला लेना। एंड सो इज अ बेटर गेज ऑफ कंज्यूमर सेंटिमेंट, और इसलिए ये उपभोक्ता भावना का एक बेहतर मापक है। गेज का मतलब होता है नापने का पैमाना। At the moment, at least, this data suggest, इस समय कम से कम ये डेटा बताता है कि sentiment is low, भावना कमजोर है। This also correlates with the new series of national accounts data. ये नए राष्ट्रीय खातों के डेटा के साथ भी मेल खाता है। Correlates मतलब संबंध होना या मेल खाना। Showing that household expenditure has had a shrinking contribution to GDP, जो दिखाता है कि घरेलू खर्च का GDP में योगदान सिकुड़ रहा है। The government should also look into, सरकार को ये भी देखना चाहिए कि क्यों IIP और 8 core industries index moved in opposite directions in February. February में विपरीत दिशाओं में चले। The two are normally highly correlated. ये दोनों सामान्य रूप से एक दूसरे से अत्यधिक जुड़े हुए हैं। And so a divergence is immediately noteworthy. और इसलिए उनके बीच का अलगाव तुरंत ध्यान देने योग्य है। Noteworthy मतलब जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। From the looks of things, स्थितियों को देखते हुए, February strong IIP performance, February का मजबूत IIP प्रदर्शन is likely to be a short-lived acceleration, संभवतः एक अल्पकालिक तेजी होने की संभावना है। Short-lived मतलब थोड़े समय के लिए रहने वाला। The West Asia crisis is already having an impact on the economy. पश्चिम एशिया संकट का पहले से ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। The monthly economic review by the Finance Ministry has said, वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि early high frequency economic indicators for मार्च के लिए शुरुआती उच्च आवृत्ति आर्थिक संकेतक are pointing towards a moderation in economic momentum, आर्थिक गति में कमी या नरमी की ओर इशारा कर रहे हैं। Moderation मतलब किसी चीज की तेजी में कमी आना। The longer the war persists, युद्ध जितने लंबे समय तक चलेगा, the sharper this moderation is likely to be. ये नरमी उतनी ही तेज होने की संभावना है। On a positive note, एक सकारात्मक बात पर, while what is being measured might turn dismal, हालांकि जो मापा जा रहा है वो निराशाजनक हो सकता है। Dismal का मतलब है बहुत ही खराब या निराशाजनक। How it is being measured will soon improve. इसे कैसे मापा जा रहा है, इसमें जल्द ही सुधार होगा। The new upgraded series of IIP data will be released in May. IIP data की नई उन्नत श्रृंखला मई में जारी की जाएगी। As the new GDP and CPI have done, जैसा कि नए GDP और CPI ने किया है, CPI यानी Consumer Price Index जो महंगाई मापता है। The new IIP is sure to provide a clearer picture of the economy. नया IIP निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करेगा। The good and the bad, अच्छी भी और बुरी भी। तो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा एडिटोरियल। अगर इसके टोन की बात करें तो इसका टोन एनालिटिकल है। एनालिटिकल टोन तब होता है जब लेखक आंकड़ों, तथ्यों और डेटा का विश्लेषण करके किसी स्थिति को समझाता है। यहाँ लेखक ने IIP, कोर सेक्टर्स और कंज्यूमर डिमांड के डेटा का गहरा विश्लेषण किया है, इसलिए इसका टोन बिल्कुल एनालिटिकल है।
और अंत में आप सभी चैंपियंस के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोमो। क्या आप अपनी वोकैबुलरी को मजेदार तरीके से टेस्ट करना चाहते हैं? तो टेलीग्राम पर हमारे डेली एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज में जरूर शामिल हो। ये रोज शाम 7 बजे लाइव होता है। ये सिर्फ एक क्विज नहीं है दोस्तों, ये एडिटोरियल वोकैबुलरी के लिए IPL है। इसमें दिन के एडिटोरियल की पूरी वोकैबुलरी कवर होती है। इसमें मंथली लीग्स होते हैं, स्कोर्स मिलते हैं और बेहतरीन रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। अपनी पढ़ाई को एक खेल की तरह एंजॉय करें और रोज कुछ नया सीखें। चैनल की वोकैब लीग को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज ही ज्वाइन करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं नेहा आपसे विदा लेती हूँ। खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्कोर क्लेवर के साथ अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते रहिए। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।